ए वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत करता हूं आपका अपना यूट्यूब चैनल मैथ अड्डा सारण में। चलिए फिर मैं हाजिर हो गया एक नया सेशन लेके। इसके झा सरकार रेलवे समान विज्ञान का वॉल्यूम 2 लेके आप सभी के सामने हाजिर हो गया हूं। आज हम देखने वाले हैं प्रैक्टिस सेट 18। तो चलिए, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि हम कोई भी वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और अभी तक आप हमारे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, वहाँ मैं पीडीएफ डालते रहता हूँ। और वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सपोर्ट करें अपने इस भाई को। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए क्लास को हम शुरू करते हैं और आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है कि जब पिंड वृत्ताकार मार्ग पर स्थिर कोणीय वेग से गतिमान है तब कोणीय त्वरण का मान क्या होता है। देखिए, जब पिंड जो है वृत्ताकार मार्ग पर स्थिर कोणीय वेग से गतिमान होता है तब कोणीय त्वरण का मान क्या होता है? शून्य होता है। क्या होता है? शून्य होता है। क्योंकि देखिए, किसी भी विशेष क्षण पर वस्तु की गति में त्वरण ताक्षणिक त्वरण कहलाती है, किसी विशेष क्षण पर। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? कोणीय वेग 0। तो ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि फास्फोरस को पानी में रखा जाता है क्योंकि फास्फोरस जो होता है ये ज्वलनशील पदार्थ होता है। इसे पानी में इसलिए रखा जाता है कि वो आग पकड़ने से बच सके। क्या होता है? आग पकड़ने से बच सके। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? आपका सही आंसर हो जाएगा। कैल्शियम फास्फोरस होम सिग्नल बनाने के काम आता है। अब फास्फोरस के सभी अपरूप जो होते हैं, अपरूपों में श्वेत फास्फोरस सर्वाधिक अभिक्रियाशील होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारी त्वचा के नीचे की छोटी रक्त वाहिकाओं को क्या कहा जाता है? छोटी रक्त को क्या कहा जाता है? छोटी रक्त वाहिका को उसे ही हम कोशिका कहते हैं। क्या कहते हैं? कोशिका कहते हैं। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? आपका सही आंसर हो जाएगा। तंत्रिका की इकाई को न्यूरॉन कहा जाता है। और ठीक है, और सिरा की बात की जाए तो सिरा में अशुद्ध रक्त का प्रवाह होता है। चलिए फूलों वाले किस पौधे में पत्तियों के मार्जिन के दर्रों में कलियां पैदा होती है? तो कलियां पैदा कहाँ होती हैं? तो कलियां की पैदा की बात की जाए तो ये ब्रायोफाइलम में कलियां पैदा होती हैं। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, और ब्रायोफाइटा की बात की जाए तो वनस्पति जगत का एक बड़ा वर्ग है ब्रायोफाइटा। ठीक है, और पौधों के वर्गीकरण में ब्रायोफाइटा का स्थान शैवाल और टेरिडोफाइटा के बीच में आता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि कठोर एवं मृदु साबुनों के विषय में असत कथन की पहचान कीजिए। यानी कि असत कथन की पहचान करना है। कठोर साबुन वसीय अम्लों के सोडियम लवणों से निर्मित होते हैं। मृदु साबुन वसीय अम्लों के पोटेशियम लवणों से निर्मित होते हैं। या कठोर साबुन जल में अधिक विले जबकि मृदु साबुन जल में कम विले होते हैं। जंतु वसाएं कठोर साबुन के लिए जबकि वनस्पति तेल मृदु साबुन के निर्माण के लिए उपयुक्त है। देखिए, कठोर एवं मृदु साबुन के विषय में अगर असत कथन की पहचान की जाए तो कठोर साबुन जल में अधिक विले होते हैं जबकि मृदु साबुन जल में कम विले होते हैं। यही आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि जब वृक्क कार्य करना बंद कर दे तो निम्न में से कौन सा पदार्थ जमा होता है? ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, कई बार हम लोग भी सॉल्व किए हैं कि जब वृक्क कार्य करना बंद कर देता है तब रक्त में नत्र जनित जो यूरिया होता है अपशिष्ट पदार्थ जमा हो जाता है। क्या हो जाता है? रक्त में नत्र जनित अपशिष्ट पदार्थ जो है जमा हो जाता है। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? आपका सही आंसर हो जाएगा। नत्र जनित यानी यूरिया कह सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि एक सांद्र अम्ल को तनु करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? तो एक सांद्र अम्ल को तनु करने के लिए पानी में सांद्र अम्ल डालना पड़ेगा। धीरे धीरे क्या करना होगा? एक सांद्र अम्ल को तनु करने के लिए हमें पानी में सांद्र अम्ल धीरे धीरे डालना चाहिए। ठीक है, तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? आपका सही आंसर हो जाएगा। और किसी भी सांद्र अम्ल को तनु करने के लिए जल में सांद्र अम्ल डालते हैं। यह अभिक्रिया ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होती है। क्या, कौन सी अभिक्रिया होती है? तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होती है। चलिए अगला क्वेश्चन है
कि एक तत्व X के बाह्यतम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन हैं। हाइड्रोजन के साथ इसके यौगिक का कौन सा सूत्र होगा? हाइड्रोजन के साथ इसका सूत्र क्या हो जाएगा? अब ये X पदार्थ है, 4 इलेक्ट्रॉन है, तो 4 इधर हाइड्रोजन लगा दीजिए, क्या हो जाएगा? ये XH4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? XH4। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि जिस रूप में पौधे नाइट्रोजन प्राप्त करते हैं वो रूप क्या कहलाता है? तो वह जिस रूप में पौधे नाइट्रोजन प्राप्त करते हैं वह क्या होता है? तो वह नाइट्रेट होता है। यानी कि वस्तुतः अम्ल नाइट्रोजन तथा ऑक्सीजन के संयोग से बनता है। क्या होता है? नाइट्रोजन तथा ऑक्सीजन के संयोग से बने, तो ये क्या हो जाएगा? नाइट्रेट आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट। और नाइट्रेट देखिए भाई, इसकी पूर्ति क्या बोलते हैं, वनस्पति वृद्धि के लिए पौधों का नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है। वही इसकी पूर्ति जो होता है वायु अथवा जल में घुलनशील नाइट्रेट से ही करते हैं। ठीक है। अफीम प्राप्त किया जाता है। अफीम कहाँ से प्राप्त किया जाता है? तो अफीम जो है बिना पके फल के लेटेक्स से प्राप्त किया जाता है। बिना पके फल के लेटेक्स से प्राप्त किया जाता है। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? आपका सही आंसर हो जाएगा। अफीम पौधे के दूध यानी लेटेक्स को सुखाकर बनाया गया पदार्थ होता है। और अफीम का दूध निकालने के लिए उसके कच्चे अपरिपक्व फल में एक चीरा लगाया जाता है, जिससे इसका दूध निकलने लगता है, जो निकल कर क्या होता है? सूख जाता है। नेक्स्ट। एक पारसेक तारों संबंधी दूरियां मापने का मात्रक बराबर होता है। एक पारसेक बराबर क्या होता है? 3 × 10⁻16 मीटर, यही होता है। एक लाइट ईयर की बात की जाए तो ये होता है 9.46 × 10⁻15 मीटर। तो एक पारसेक बराबर कितना हो जाएगा? तो एक पारसेक बराबर हो जाएगा 3.26 प्रकाश वर्ग। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि कपास का मुख्य घटक प्रमुख घटक क्या है? तो कपास का प्रमुख घटक होता है रासायनिक। कपास का प्रमुख रासायनिक घटक क्या होता है? सेलुलोज होता है। यानी कपास का प्रमुख रासायनिक घटक सेलुलोज होता है। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? आपका सही आंसर हो जाएगा। अगर इसकी मात्रा की बात की जाए तो 91 से 94% होता है। इसमें जल लगभग 6 से 8% तथा सूक्ष्म मात्रा में मतलब वसा, प्रोटीन और प्रोटोप्लाज्म, खनिज लवण आदि भी पाए जाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, थोड़ा सा नीचे कर लें, कि उस वैज्ञानिक का नाम बताइए जिसने यह खोज की थी कि मलेरिया प्लाज्मोडियम नामक परजीवी से होता है। तो ये सर रोनाल्ड रॉस ने पता किया था। किसने पता किया था? सर रोनाल्ड रॉस ने पता किया था। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? आपका सही आंसर हो जाएगा। प्लाज्मोडियम के वाहक का कार्य मादा एनाफिलीज मच्छर करती है, जिसके लिए सर रोनाल्ड रॉस को नोबेल पुरस्कार 1902 ईस्वी में दिया गया था। नेक्स्ट। धरती की सतह पर मापने पर एक वस्तु का भार 60 न्यूटन है। चंद्रमा की सतह पर मापने पर इसका भार क्या होगा? अगर धरती पर 60 न्यूटन है तो चंद्रमा पर 1/6 होता है। तो 6 × 60 यानी कि ये कितना हो जाएगा? 10 न्यूटन हो जाएगा। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? आपका सही आंसर हो जाएगा। क्या होता है? चंद्रमा पर गुरुत्वीय त्वरण G/6 होता है, सभी लोग जानते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है कि जब लिटमस विलयन न तो अम्लीय और न ही क्षारीय होता है तब इसका रंग होता है। देखिए, जब लिटमस न विलयन है, न अम्लीय है और न क्षारीय होता है, तब इसका रंग जो है बैंगनी होता है। क्या रंग होता है? तब इसका रंग बैंगनी होता है। तो ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। और लिटमस जल में घुलनशील विभिन्न रंजकों का एक मिश्रण होता है। यह थैलोफाइटा समूह के लाइकिन नामक पौधे से निकाला जाता है। प्राय इसके सूचक की तरह उपयोग भी किया जाता है। नेक्स्ट। डैश पौधों में कोशिका वृद्धि और कोशिका विभेदीकरण को बढ़ावा देता है।
यानी कि साइटोकाइनेटिक्स जो होता है, साइटोकाइनेटिक्स पौधों में कोशिका वृद्धि और कोशिका विभेदीकरण को बढ़ावा देता है। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। साइटोकाइनिस एक पादप हार्मोन होता है और साइटोकाइनिन का संश्लेषण जड़ों के अग्र सिरों पर होता है, जहाँ कोशिका विभाजन होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि थोड़ा सा इसको नीचे कर लें। वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग लाइक ज़रूर कीजिए, दोस्तों में शेयर ज़रूर कीजिए। प्रतिबल का प्रभाव निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करता है। तो प्रतिबल का प्रभाव क्षेत्रफल पर निर्भर करता है। जैसे कि प्रतिबल बराबर क्या होता है, प्रतिबल बराबर होता है बल बट्टा अनुप्रस्थ क्षेत्रफल, यानी कि F/A। क्या होता है, ये किस पर निर्भर करता है, क्षेत्रफल पर निर्भर करता है। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। किसी भी अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर कार्यरत आंतरिक प्रतिक्रिया बल को प्रतिबल कहते हैं, प्रतिबल के प्रभाव को क्षेत्रफल कहते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो गया। नेक्स्ट, यदि किसी नमक का पीएच मान 14 है तो वह नमक डैश होता है। यदि किसी भी नमक का पीएच मान 14 होता है तो नमक क्या होता है, तो नमक कमज़ोर एसिड और सशक्त बेस होता है। कमज़ोर एसिड और सशक्त बेस होता है। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। देखिए, पीएच मान द्वारा किसी भी पदार्थ के अम्लीयता एवं क्षारीयता गुण का निर्धारण 0 से 14 तक के पीएच स्केल पर किया जाता है। यदि पदार्थ का पीएच मान 7 से कम है, 7 से कम है तो पदार्थ अम्लीय है, 7 से अधिक होता है तो क्षारीय है, और 7 पर हो तो उदासीन होता है। ठीक है, बात को समझ गए। 7 से ज़्यादा है, 7 से ज़्यादा है तो वो अम्लीय है, क्षारीय है। 7 से कम है तो अम्लीय है, अम्लीय 7 से कम, 7 से ज़्यादा क्षारीय, 7 पे है तो उदासीन। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि लैंगिक प्रजनन में डैश के का डैश शामिल होता है। तो लैंगिक प्रजनन में विपरीत लिंगों के 2 जनक शामिल होते हैं। क्या होते हैं, विपरीत लिंगों के 2 जनक शामिल होते हैं। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। क्योंकि प्रजनन प्रक्रिया 2 प्रकार की होती है, एक अथवा 2 जीवों की भागीदारी पर आधारित होती है। जब 2 जनक यानी विपरीत लिंग वाले प्रजनन प्रक्रिया में भाग लेते हैं तथा नर और मादा युग्मक में युग्मन होता है, तब यह लैंगिक प्रजनन कहलाता है। चलिए अगला क्वेश्चन, सभी अम्ल में समान रूप से पाया जाने वाला तत्व कौन सा है। सभी अम्ल में समान रूप से पाया जाने वाला तत्व जो है वो हाइड्रोजन है। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा SOS बल प्रदर्शित करता है। H2SO3, H2SO4, H2S2O7, H2S2O8। तो देखिए, H2S2OS सल्फर का एक ऑक्सी अम्ल है जिसे डाइसल्फ्यूरिक एसिड कहते हैं, डाइसल्फ्यूरिक एसिड कहते हैं। इसका ही जो बंधन होता है SOS बंधन होता है। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। यह फ्यूमिक सल्फ्यूरिक एसिड ओलियम का एक प्रमुख घटक है और यही कारण है कि अधिकांश रसायन इसका प्रयोग करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि MnO4 में मैग्नीज की ऑक्सीकरण संख्या क्या है। तो मैग्नीज की यानी कि Mn की ऑक्सीजन, तो कैसे निकालेंगे, ये हम निकालेंगे। अगर हमने मान लिया कि K का 1, M का x, ऑक्सीजन का 4 गुना -2 बराबर 0, ये कितना हो जाएगा, 4 दूनी 8, यानी कि 1 + x - 8 बराबर 0। तो x - 7 बराबर 0, तो x बराबर क्या हो जाएगा, 7, यानी कि इसका कितना हो जाएगा, 7। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, वर्षा की बूंदें गोला होने के कारण क्या होता है, तो जल का क्या होता है, जल का पृष्ठ तनाव। क्या होता है, जल का पृष्ठ तनाव यानी सरफेस टेंशन के कारण
वर्षा की बूंदें गोल नज़र आती हैं। तो ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि शक्ति का मात्रक क्या होता है। तो शक्ति का मात्रक वाट होता है। क्या होता है? शक्ति का मात्रक वाट होता है। तो ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। बीजों को अच्छी तरीके से परिरक्षित रखा जा सकता है। तो ठंडे एवं शुष्क अवस्था में ही बीजों को अच्छी तरह परिरक्षित रखा जा सकता है। ठीक है, इसलिए बीजों को कोल्ड स्टोरेज में रखने के लिए रखते हैं। और कोल्ड स्टोरेज में नमी 15% 14% तक ही होनी चाहिए, अधिक नहीं होनी चाहिए। अगर 14% से अधिक हुआ तो क्या हो जाएगा? सड़ जाएगा। अब बीजों को अंकुर के लिए प्रकाश की आवश्यकता नहीं होती है। बीजों को अंकुर के लिए प्रकाश की आवश्यकता नहीं होती है। चलिए, अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं ऐसे ही वीडियो लेकर आपके सामने हाजिर होता रहूँगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर ही के जाइएगा, ठीक है।